Assalamualaikum students, welcome to the 11th lecture of analytic number theory. So first just review the contents of lecture number 10. The first topic we have discussed in lecture number 10 was the quartic congruences with modulo prime. So if I consider a quartic congruence, which I mean the congruence where the power of indeterminate is 2 under some modulo prime p, then when the solution exists for this congruence, and if does the solution exist, then what are the count of those solutions. So सबसे पहले तो हमने count देखा था कि count क्या होगा solutions का. So जब मॉडुलो p कंसिडर किया प्राइम तो हमने कहा कि उसका count 2 होगा. अगर solution पड़ा हुआ है तो सिर्फ 2 ही solutions हो सकते हैं क्वाड्रेटिक कांग्रेस के. फिर हमने इसके क्राइटेरियाज को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले डिरिचलेट थ्योरम किया और फिर उसे छोटा सा एक थ्योरम किया, विल्सन थ्योरम, जो था p-1 पे जो फैक्टोरियल होगा वो कंग्रुएंट होगा -1 mod p की, और उन दोनों को कंबाइन किया आयलर्स क्राइटेरिया बनाने के लिए. सो आयलर क्राइटेरिया इज समहाउ मोर पावरफुल, मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इजी टू डू. आई मीन दैट इन द सेंस कि अगर आपके पास a गिवन है, p गिवन है, तो पावर्स कैलकुलेट करना और सिर्फ ये चेक करना कि कंग्रुएंट 1 क्या आ रहा है या -1 क्या आ रहा है, ये बाकी जो हमने पहले डिस्कस किए उनकी निस्बत कंपैरेटिवली ईजी है. तो हम एक मिनट के लिए सर रिविजिट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको दोबारा एक इसकी एप्लीकेशन करते हैं. पहले आयलर्स क्राइटेरिया जिसका हमने प्रूफ लास्ट टाइम किया था, फिर हम फर्दर चलते हैं. सो आयलर क्राइटेरिया क्या था कि आपके पास a एक ऐसा नंबर है कि p उसको डिवाइड नहीं कर रहा, या मैं इस तरीके से भी कंसिडर कर सकता हूँ कि a और p जो है उनका GCD 1 है, दे आर रिलेटिवली प्राइम. इफ दिस इज द केस देन आई विल कंसिडर a p-1/2 congruent to what mod p. So original congruence है x square is congruent to a mod p. I'm interested to find the solution of this congruence. I mean only the existence of this solution. कि इस congruence का solution exist करता है या नहीं करता. So if the solution of this congruence exists means that I can find a number x which satisfies this congruence, then a raised to power p-1/2 should give me 1 mod p if solution exists. And a p-1/2 should be congruent to -1 mod p, then solution does not exist. So ये मेरे पास आयलर्स क्राइटेरिया था, सिंपल सा. मैंने एक दो एग्जांपल्स कंसिडर की mod 5 के साथ. अगर आपको याद हो, हमने एक 3 लिया था, एक 4 लिया था. सो 3 के लिए उसका आंसर -1 आ रहा था, इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. और 4 के लिए आंसर 1 आ रहा था इस क्वांटिटी का, a raised to power p-1/2 का, इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. तो अब हम इसी की बेस पे एक छोटी सी एप्लीकेशन देखते हैं कि p be a not prime, then the congruence x square is congruent to -1 mod p has a solution if p is of the form 4k plus 1 and does not have a solution if p is of the form 4k plus 3. So अगर इस फॉर्म का p तो उसका सोल्यूशन होगा, अगर इस फॉर्म का तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा. तो पहले इसको प्रूफ करते हैं, इसका देखते हैं आइडिया क्या है, और फिर उसकी एक दो एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं. सो मेरे पास ओरिजिनल कांग्रेस है आयलर क्राइटेरिया से x स्क्वायर इज कांग्रेंट टू a mod p, और मैं उसका सोल्यूशन देख सकता हूँ कि वो किस तरीके से पड़े हुए हैं. अब मेरे पास इधर जो कांग्रेस गिवन है वो गिवन है x स्क्वायर इज कांग्रेंट टू -1 mod p. ये मेरे पास कांग्रेस गिवन है. दिस मीन्स कि इस कांग्रेस के अंदर जो a की वैल्यू है दैट इज -1. p एक ऑड प्राइम है और मैं उसकी फॉर्म्स देख रहा हूँ 4k के साथ, तो इसका मतलब है कि समहाउ मैं इनको मॉडुलस 4 के अंदर देख रहा हूँ. मॉडुलस 4 के अंदर बहुत सारी कंडीशंस आती हैं. मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास p जो है, अगर मैं कंसिडर करूँ मॉड 4 के अंदर, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं. p एक ऑड प्राइम है. अगर मैं यहाँ एक नंबर जनरली रख लूँ x, तो x के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है. तो पहले x की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं. x की पॉसिबिलिटीज है कि यार रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा. अगर p एक ऑड प्राइम है तो ऑड नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे
तो नंबर आंसर जो रिमाइंडर्स है वो ऑड आने चाहिए या इवन आने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप 6 को डिवाइड करते हैं तो 6 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, तो 6 में से जब 4 के मल्टीपल्स निकलेंगे यानी कि एक इवन नंबर में से दूसरा इवन नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर एक इवन नंबर ही आएगा। लेकिन p मेरे पास गिवन है एक ऑड प्राइम, तो इसका मतलब है कि अगर आप मॉड 4 में देख रहे हैं और p एक ऑड नंबर है तो दो पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब ये होगा कि p जो है 4 पे डिवाइड हो गया। अगर एक चीज 4 पे डिवाइड हो जाए तो वो 4 का मल्टीपल होगी, और 4 का मल्टीपल का मतलब ऑब्वियसली है कि वो 2 का भी मल्टीपल होगी। 2 का मल्टीपल है मीन्स इवन है। मैं ये कह रहा हूँ p ऑड है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि p जो है वो 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 होगा तो फिर भी ओरिजिनल नंबर जो है वो इवन बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 इवन इज इवन। इसका मतलब है कि जो आपने नंबर ये वाला लिया हुआ है ये इवन है। अगर एक ऑड लेते और एक इवन लेते तो ऑड और इवन का डिफरेंस इवन नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पे 6 है तो 6 जो है वो कंग्रेंट देगा 2 mod 4 के। 10 है, 10 भी कंग्रेंट देगा 2 mod 4 के। तो वो सारे नंबर्स इवन होंगे जो कंग्रेंट देगा 2 mod 4 के। सो दिस मीन्स कि इफ p is odd prime then there are two possibilities. Either p is congruent to 1 mod 4 or p is congruent to 3 mod 4। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। इन दोनों को देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? पहली का मतलब ये है कि 4 डिवाइड करेगा p माइनस 1 को। इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट p माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू k, और p का मतलब आ जाएगा 4k प्लस 1। या 4 डिवाइड करेगा p माइनस 3 को, इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट p माइनस 3 इज इक्वल टू 4 into k. This implies p is equal to 4k plus 3। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। अगर p एक ऑड प्राइम है तो या वो 4k प्लस 1 टाइप का होगा या 4k प्लस 3 टाइप का होगा। ये कांग्रेस का सोल्यूशन कब होता है? इसको मैंने चेक करना है। a रेस्ट पर p माइनस 1/2 क्या आंसर देगी मॉड p के अंदर। मैं इसके अंदर a की ये जो वैल्यू है मेरी कांग्रेस -1 के साथ लगा देता हूँ और देखता हूँ कि इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हमारी जो कांग्रेस थी वो थी x² इज कांग्रेंट टू -1 मॉड p। p अब दो किस्म का हो सकता है, 4k प्लस 1 का और 4k प्लस 3 का। a की वैल्यू है -1। मैं ये कैलकुलेट करता हूँ क्या आता है, p -1/2 -1 रेस टू पावर। अगर ये 4k प्लस 1 टाइप का हो प्राइम तो ये मैंने प्राइम की वैल्यू लगा दी और -1 लगा दी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है p -1 टू -1, a की वैल्यू ये है इस 4k प्लस 3 -1/2। इसको चेक करते हैं। इट इज -1, 4k में से 1 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 4k/2 विच इज 2k। इधर देखा तो -1 3 में से निकल गया, बाकी 2 बचा, तो 4k प्लस 2 2 से कैंसिल हुआ तो इधर 2k बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। सो -1 इंटू 2k प्लस 1। -1 की अगर इवन पावर हो तो आंसर क्या आएगा 1, और अगर ऑड पावर हो तो आंसर क्या आएगा -1। तो 1 मॉड p में क्या होगा 1 ही रहेगा, और मॉड p के अंदर -1 ही रहेगा। इसका मतलब है कि अगर p प्राइम जो है वो इस टाइप का है तो इस क्वांटिटी का कांग्रेस जो है वो 1 के आ रही है मॉड p के, और अगर ये क्वांटिटी जो है ये 4k प्लस 3 प्राइम चूज किया जाए तो -1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि x² इज कांग्रेंट टू -1 मॉड p हैज अ सॉल्यूशन if p is of the form 4k plus 1 and x² is congruent to -1 mod p has no solution if p is of the form 4k plus 3।
तो इस तरह के रिजल्ट्स का फायदा ये होता है कि आप देखते साथ बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू -1, और मैं इधर प्राइम जो है वो थोड़ा सा बड़ा कंसिडर कर लेता हूँ, मॉड 23 इज अ प्राइम। इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, मैं फौरन देखूंगा 23 किस कैटेगरी में आ रहा है, 4k+1 टाइप का या 4k+3 टाइप का। सो 4k+1 टाइप का मतलब है रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 4k+3 टाइप का मतलब है रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो 23 4 5 20, रिमाइंडर 3 आ रहा है, इस टाइप का, इसका मतलब है कि इस कंग्रेस का कोई सोल्यूशन नहीं पड़ा हुआ। एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू -1 मॉड 17, ये किस टाइप का है, 17 में से 16 गए, 4 4 16, सो 17 इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड 4। सो ये 4k+1 टाइप का है, 4 × 4 + 1 इज 17, तो ये 4 × k+1 टाइप का है। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाली टाइप का है, इसका सोल्यूशन हमेशा होगा। तो मैं देखते साथ समहाउ मैंने एक मशीनरी बना ली जिसको देखते समय मैं बता रहा हूँ सम कंग्रेसेस के ऊपर कि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये वो जो हमारा पिछला जो रिजल्ट्स थे, ड्रिशलर थ्योरम था, विल्सन्स थ्योरम था, और उसकी बेस के ऊपर जो हमने आर क्राइटेरिया डिटरमिन किया था, उसकी बेस के ऊपर हम इस तरह के कई टूल्स बना सकते हैं, जिसमें से एक ये पर्टिकुलर एग्जांपल थी। अब जो हमने रिजल्ट्स बनाए हैं, इनको हम देखना चाहते हैं कि फर्दर हम इनसे क्या फायदा ले सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि हम यूज करेंगे बहुत सारे अपने रिजल्ट्स के अंदर, उसका नाम है फर्मास लिटिल थ्योरम। सो फर्मास के बहुत सारे थ्योरम है और ये काफी एलिमेंट्री नेचर का है नंबर थ्योरी के अंदर, तो इसलिए इसको FLT कहते हैं या फर्मा लिटिल थ्योरम भी कहते हैं। अब फर्मास लिटिल थ्योरम क्या है, लेट P be a prime and P doesn't divide A, then A raised to power P-1 should be congruent to 1 mod P। So इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जो हमने जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई है, पहले ड्रिशलर थ्योरम किया है, फिर विल्सन्स थ्योरम किया है, फिर RS क्राइटेरिया किया है, तो अगर मैं उन तीनों को यूज करूं तो इसका 2 लाइनों के अंदर प्रूफ लिखा जा सकता है। पहले इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। P एक प्राइम लिया आपने और P A को डिवाइड नहीं करता, यानी कि A और P का GCD 1 है, क्योंकि P एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है। तो अगर प्राइम किसी को डिवाइड ना करे तो इसका तो कॉमन फैक्टर है ही कोई नहीं है। सर ये पॉसिबिलिटी थी कि A को ये डिवाइड कर जाता तो इन दोनों का GCD P आ जाता। तो जब हम कहते हैं कि P डजंट डिवाइड A, तो उसका मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी भी खत्म होगी, तो A और P का जो GCD है वो सिंपली 1 आ सकता है, यानी कि A और P रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो बॉस टेक्स्ट में ऐसे लिखा होगा, लेट P बी अ प्राइम एंड A बी अ रिलेटिवली प्राइम नंबर विद P, देन दिस इज ट्रू दैट A raised to power P-1 इज congruent टू mod P। सो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। मैं ये जो A है इसी को यूज करके एक क्वाड्रेटिक कंग्रेस कंसिडर कर लेता हूं। सो लेट्स कंसिडर द क्वाड्रेटिक कंग्रेस x square is congruent to A mod AP रिलेटिवली प्राइम गिवन है, सारी की सारी क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, आइलर क्राइटेरिया डायरेक्टली अप्लाई करता हूं। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ कोर्स। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है। सो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। 2 आंसर्स हो सकते हैं, हाँ या ना। So either it has a solution or either it doesn't. So इस तरीके से एक कंग्रेस x is congruent to A mod B मैंने लिख दी, जो A आपके पास गिवन था उसको यूज करके बना ली। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, either it has a solution or it doesn't। अगर सोल्यूशन होगा तो क्या होगा? 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। If solution exists, then A raised to power P-1/2 should be congruent to 1 mod P. If doesn't, then A raised to power P-1/2 should be congruent to -1 mod P. इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अगर आप स्केयर करें तो क्या 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं? लेट्स सी।
पहली का स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बची a रेज़ टू पावर p माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 mod p। स्क्वायर मैं क्यों कर सकता हूं, मैं ये रिजल्ट यूज कर रहा हूं कि इफ a इज कंग्रुएंट टू b mod m then a raised to power n is congruent to b raised to power n mod m। कि अगर आपके पास एक कंग्रुएंस गिवन है तो आपकी दोनों तरफ से जिस मर्जी पावर तक उसे रेज कर लें। तो मैं सिर्फ स्क्वायर कर रहा हूं, मैं n की वैल्यू 2 रखी है, मैंने ये रिजल्ट यूज किया डायरेक्टली। पहली का आंसर ये वाली पॉसिबिलिटी आ गई। दूसरी का आंसर क्या आएगा, दूसरी के अंदर भी a p माइनस 1 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a p माइनस 1 आएगा और माइनस 1 का स्क्वायर इज अगेन 1 mod p। तो टोटल आपके पास दो पॉसिबिलिटीज थी कि सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, लेकिन उन दोनों का स्क्वायर करें तो आंसर एक ही आता है। दिस मीन्स कि a रेज़ टू पावर p माइनस 1 इज ऑलवेज congruent टू 1 mod p। Why always? बिकॉज कि भाई दो ही पॉसिबिलिटीज थी, दोनों को अलग-अलग कंसिडर कर लिया, दोनों कंक्लूड इसी के ऊपर हो रही है। तो अगर सोल्यूशन है था तब भी a रेज़ टू पावर p माइनस 1 कंग्रेंट रहेगा 1 mod p के, और अगर सोल्यूशन नहीं था तब भी a रेज़ टू पावर p माइनस 1 कंग्रेंट रहेगा 1 mod p के। तो इसका मतलब है कि यही एक पॉसिबिलिटी है p माइनस 1 के लिए। डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये इधर थ्योरम हमारा कंक्लूड करता है। तो ये देखें, इसका थ्योरम बड़ा सिंपल सा, हमने प्रूफ जो है बड़ा सिंपल सा कि जो हमारे पास पहले की मशीनरी डेवलप हुई थी उसको यूज करके सिंपली 2 लाइनों के अंदर प्रूफ लिखा है। तो इसको सिर्फ एक्सप्लेन किया है। बेसिकली प्रूफ सिर्फ तो एक लाइन का था कि दो पॉसिबिलिटीज का स्क्वायर करें तो एक ही पॉसिबिलिटी जनरेट होती है। अब इसकी कुछ पैरेलल फॉर्म्स हैं। पैरेलल फॉर्म से मुराद मेरा ये है कि हम इसको डिफरेंट तरीकों से भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर p माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 mod p। मैं दोनों साइड्स के ऊपर एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं रिजल्ट जो यूज कर रहा हूँ वो मैं साथ साथ मेंशन करता जाता हूँ। इफ a इज कंग्रुएंट टू b mod m देन ac इज कंग्रुएंट टू bc mod m। ये हमने प्रूफ किया था, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था कि अगर एक कंग्रेस गिवन है, एक कॉमन मल्टीपल पकड़े, दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दें, कंग्रेस ट्रू रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास कंग्रेस है, मैं जो c की वैल्यू है वो a चूज कर रहा हूँ। a को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और a को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ mod p। तो ये कंग्रेस और ये कंग्रेस ये एक ही चीज है। इसका क्या मतलब होगा, दिस मीन्स a रेज़ टू पावर p इज कंग्रुएंट टू a mod p। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसको देखना कि अगर आप एक रिलेटिवली प्राइम नंबर चूज करें a और उसकी पावर अगर p तक रेज करें तो उसकी कंग्रेस और a की कंग्रेस सेम रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे 2 रेज़ टू पावर 5 बड़ा सा नंबर आ गया। क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ कि mod 5 में ये किसके बराबर होगा। ये थ्योरम कहता है कि सिंपली 2 के बराबर होगा, यानी कि जो नंबर जो भी आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मुझे पता है कि अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा। एक मिनट के लिए चेक करके देखते हैं क्या है। 2 की पावर 5 इज व्हाट, सो 2 टू द 4, 2 ज़र 8, 16 एंड 32, सो इट इज 32 इज कंग्रुएंट टू 2 mod 5। क्या ये ट्रू है? So 32 minus 2 is 30 and 5 divides 30. So it is a true congruence. मैं इसको और अगर आप बड़ी लिखना चाहते हैं so somehow मैं लिख सकता हूँ कि 7 raised to power some prime रख लेता हूँ 23। अगर मैं इस नंबर को कैलकुलेट करूँ तो शायद अभी इस वक्त मेरे लिए कैलकुलेट करना मुमकिन ना हो क्योंकि पावर 23 लिखी हुई है, लेकिन फर्मा रिडल थ्योरम को यूज करते मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ और 7 जो है ये 23 के साथ रिलेटिवली प्राइम था। ये a की वैल्यू है और ये p की वैल्यू है। a और p रिलेटिवली प्राइम है। अगर a को प्राइम की पावर तक रेस किया जाए तो वो सिंपली रिमाइंडर वही दे देगा। तो व्हाट्सएवर जो मर्जी नंबर आता है, जितना मर्जी बड़ा नंबर आता, जब मैं 23 पे उसको कंसिडर करूंगा, उसकी डिवीजन करूंगा तो रिमाइंडर वो 7 देगा।
तो ये समहाउ मुझे प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिससे हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि अब जो हमारे कुछ आगने वाले 3-4 लेक्चर्स होंगे वो प्राइम्स की डिस्कशंस के बारे में होंगे कि प्राइम किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो मुझे अब पता लग रहा है कि अगर मॉडुलस प्राइम है तो उनकी कंग्रेंस किस तरीके से करेंगे। इसी की एक और फॉर्म क्या हो सकती है जो हमने ऊपर लिखी हुई है, 7^22 इज कंग्रेंट टू व्हाट, मॉड p। अब मैं ये वाली फॉर्म यूज कर रहा हूँ, ये जो ये वाली गिवन है, p minus 1, if p is 22 then p minus 1 is 22, so 7^22 should be congruent to 1 mod p, ये होना चाहिए। इसकी एक और तरीका कर सकता हूँ कि 23 should divide 7^22 minus 1। मुझे ये नंबर की डिविजिबिलिटी का 23 से पता लग गया। 7^22 इज अ बिग नंबर, जो भी नंबर आ रहा है उसमें 1 करें तो 23 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है प्राइम्स के बारे में। अब हम एक और एक्सरसाइज देखते हैं जिसके अंदर देखते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये इतने ट्रिवियल नहीं है, जिनको अब हम मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से बड़ा सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिशियंस ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम सर्व किया सिर्फ और सिर्फ इन बेसिक रिजल्ट्स को यूज करते हुए। तो मैं a की वैल्यू 2 रखता हूँ और p को भी प्राइम कंसिडर करता हूँ, देखता हूँ कि जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो क्या है हमारे पास। सो मेरा एक्सरसाइज है कि 2^p minus 2 इज डिविजिबल बाय 2p। अगर मैं 1 मिनट के लिए साइड के ऊपर सिर्फ फर्मा-लिटल थ्योरम को मान लूं कि फर्मा-लिटल थ्योरम मेरे पास गिवन है और a की वैल्यू रख लूं 2 और p जो है वो एक ऑड प्राइम कंसिडर कर लूं, तो 2 और p का जीसीडी क्या आएगा। p एक ऑड नंबर है, a मैंने इवन नंबर दे दिया। ऑड और इवन का जीसीडी हमेशा 1 रहता है क्योंकि उसके अंदर 2 का कोई मल्टीपल नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब ये होगा कि 2^p शुड बी कंग्रुएंट टू 2 mod p। ये मैंने क्या लगाया है, सिंपली फर्मा-लिटल थ्योरम, a^p इज कंग्रुएंट टू a mod p। इसका मतलब क्या होगा, p डिवाइड करता है 2p minus 2 को। इधर 2 की पावर एक इवन नंबर आएगा, माइनस एक इवन नंबर हो रहा है, तो फाइनली एक इवन नंबर आएगा। 2 हर इवन नंबर को डिवाइड करता है, 2p minus 2 आ गया। p और 2 दे आर रिलेटिवली प्राइम, सो अगर a भी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, b भी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, दोनों का जीसीडी 1 है, तो उनकी प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगी। इसका मतलब है कि 2p डिवाइड करेगा 2^p minus 2 को। अगर मैं फर्मा-लिटल थ्योरम अप्लाई करूं तो ये सिंपल सा इसका प्रूफ है कि ये क्यों करेगा। सो ये इसी एक्सरसाइज का जो आंसर है वो फर्मा-लिटल थ्योरम है कि why 2p minus 2 is divisible by 2p। अब जो फर्मा के अपने नोट्स थे जिसके अंदर से बाद में लोगों ने देखा कि किस तरीके से उसने स्टार्ट किया है, वो बड़ा देखने वाला है, इंटरेस्टिंग है। उसने बायनॉमियल थ्योरम को समहाउ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स से इंटरेस्टेड था, उसने उसको यूज किया। तो हमें पता है कि a plus b raised to power n is what, n choose 0, a choose n and b choose n minus 0, plus n choose 1, a choose n minus 1, b choose 1, यहाँ तक के लास्ट टर्म आएगी n choose n, a choose 0 and b choose n। अगर मैं a की वैल्यू 1 रख लूं, b की वैल्यू 1 रख लूं और n की वैल्यू p रख लूं, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 1 plus 1 पावर p इज इक्वल टू p choose 0। ये सारे के सारे 1 लगे हुए हैं, तो a की जो मर्जी पावर लगी हो, b की जो मर्जी पावर लगी हो, 1 है, b भी 1 है, तो पावर्स करने के बाद इधर 1 ही आता जाएगा, मैं उनको नहीं लिखता। p choose 1 प्लस p choose 2 अप टू p choose p। p choose 0 का मुझे पता है, p choose p का मतलब सेम नंबर के साथ और 0 के साथ मुझे पता है क्या आएगा। तो इट इज 2^p इज इक्वल टू, इट इज 1 प्लस p choose 1 प्लस p choose 2, p choose p minus 1 और ये लास्ट 1 है। एक ये क्वांटिटी 1 है, एक ये क्वांटिटी 1 है, इन दोनों को उठा के उस साइड पे ले जाते हैं। 2p minus 2 is equal to p choose 1, p choose 2
एंड p चूज p माइनस 1। इस साइड पे सारे के सारे बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं। बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स के अंदर p का मल्टीपल्स पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हर बायनॉमियल कोएफिशिएंट p चूज p माइनस i इज कांग्रुएंट टू 0 मॉड p है, यानी कि p पे डिवाइड हो रहा है। अगर ये सारे नंबर p पे डिवाइड हो रहे हैं तो इनका सम भी p पे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2p माइनस 2 इज कांग्रुएंट टू 0 मॉड p। सो ये रिजल्ट इधर से जो हमने डायरेक्टली निकाल लिया था, या दूसरे लफ्जों में p डिवाइड्स 2p माइनस 2। p भी डिवाइड करेगा 2p माइनस 2 को, और 2 रेज़ टू पावर समथिंग इज अगेन इवन, माइनस 2, तो इवन माइनस इवन इज इवन, सो 2 भी डिवाइड करेगा 2p माइनस 2 को, और इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी डिवाइड करेगी 2p माइनस 2। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए कि किस तरीके से मैथमेटिशियंस ने जो हमारे पास नंबर थ्योरी आज जिस फॉर्म में पड़ी हुई है उसको इवॉल्व करना शुरू किया। तो देखें कि ये एक पर्टिकुलर केस है, बहुत बड़े थ्योरम का बहुत पर्टिकुलर केस है। मैंने अगर a की वैल्यू 2 चूज करूं तो ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसको करने के लिए सिर्फ 2 के केस को करने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी, उसको आइडिया कैसे बिल्ड करना पड़ा, और उसकी बेस के ऊपर फिर उसने जनरली प्रूव किया अपना थ्योरम जो कि फर्मा लिटिल थ्योरम कहलाया। तो समहाउ जो हमारे पास आज टेक्निक्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, इनसे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जिस तरह इवॉल्व हुआ उनके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। तो उन्होंने किस तरह पीसेस को इकट्ठा कर करके कंबाइन करके हमारे इस हाल तक पहुंचा जिसमें हम यूज कर रहे हैं। तो ये एक सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए था कि किस तरीके से छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिल के एक बहुत पावरफुल चीज बनाती हैं। तो मेरे पास जो अब पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो मेरे पास अब पावर है a raised to power p is congruent to a mod p, या दूसरे लफ्जों में p divides a raised to power p minus a। तो ये सिर्फ 2 के लिए तो मेरे पास ये लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास अब जनरल है कि a की जो सी मर्जी वैल्यू पुट करें p उसको डिवाइड करेगा। तो ये 2 तो स्पेशल केस आ गया इवन की वजह से, लेकिन मेन जो उसमें ट्रिक था ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स वाला वो इस चीज को प्रूव करने के लिए था, तो वो अब हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी की एक फर्दर एप्लीकेशन, जो अब हमारे पास लिखा हुआ है कि a u v एक इंटीजर्स हैं, u एंड v आर पॉजिटिव एंड d जो है वो उनका जीसीडी है। मैं मॉडुलस जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ पॉजिटिव। अगर a की पावर u आंसर 1 देती है मॉड m के अंदर, और a की पावर v भी आंसर देती है 1 मॉड m के अंदर, तो a रेज़ टू पावर d जो है वो भी कांग्रुएंट होगी 1 मॉड m के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं इसका किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन है, सपोज a रेज़ टू पावर u इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड m and a raised to power v is congruent to 1 mod m। ये हमारे पास गिवन है, और जो नाम रखा हमने d is the GCD of u and v। नाउ हमारे पास पता है कि जो भी u और v का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसका आंसर d आ सकता है, because d is the GCD, then d is the smallest positive linear combination of u and v। This implies there exists integers s and t such that u into s plus t into v is equal to t। मैं a की पावर ये कंसिडर कर लेता हूँ, सो a रेज़ टू पावर d is equal to a रेज़ टू पावर us plus tv। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इट इज a into u s into a raised to power v into t। ये हमारे पास गिवन है कि a u is congruent to 1 mod m and a v is congruent to 1 mod m। तो इधर हम अगर इन दोनों की वैल्यूज लगा दें तो 1 s into 1 t is congruent to what mod m। ये हमारे पास आ जाएगा। अब s और t के पास पॉसिबिलिटीज थी कि s और t पॉजिटिव भी हो सकते थे, s और t और नेगेटिव भी हो सकते थे। सो अगर s और t अगर आपके पास नेगेटिव भी हो
तो 1 के रेसिप्रोकल्स भी 1 ही आएंगे. 1 की पावर -1 इज अगेन 1 बिकॉज इट इज 1/1. 1 की पावर -2 इज अगेन 1. तो अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 1 की कोई भी पावर हो, इवन इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका आंसर 1 ही आएगा. इसी तरीके से इधर भी दोनों का आंसर 1 आ गया, तो इट इज 1. यही हम प्रूव करना चाह रहे थे. इधर ही थ्योरम हमारा कंक्लूड होता है कि अगर AU भी कंग्रेंट 1 mod m हो, AV भी कंग्रेंट 1 mod m हो, तो जो उनका GCD है उसके ऊपर भी ये कंग्रेंट रहेगा 1 mod m के. मिसाल के तौर पे एक हम कंसिडर करते हैं. सो 2 is congruent to 1 mod 7 कंसिडर करते हैं. 2 raised to power 3 is congruent to 1 mod 7. 2 raised to power 12 is also congruent to 1 mod 7 because 2 raised to power 3 तो इससे बनाया जा सकता है. सो 3 और 12 का GCD हमारे पास 3 आ जाएगा. सो विच implies again that 2 raised to power 3 is congruent to 1 mod 7. तो ये ट्रिवियल सी एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने एक नंबर ऐसा लिया जो दूसरे का डिवाइजर है, तो उसका GCD वही आ जाएगा. अब हम इसी को यूज करेंगे नेक्स्ट अपने रिजल्ट के अंदर. Let P be a prime and suppose P doesn't divide A, let n be the smallest positive integer such that P divides an minus 1, then n divides P. कि अगर P एक प्राइम नंबर है, P A को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये है कि A और P रिलेटिवली प्राइम है. n be a smallest positive integer such that कि P an minus 1 को डिवाइड करता है. तो n इसे छोटा नहीं आप निकाल सकते जिसे P उस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देगा. अगर ये सारी चीजें ट्रू हो रही हो तो n और p के दरमियान रिलेशन बताया कि n और p के दरमियान क्या रिलेशन है कि n डिवाइड करेगा p को. अब हमारे पास इन जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं. p इज अ प्राइम, p doesn't divide a, this means that a and p they are relatively prime or their GCD is 1. n is the smallest positive number such that p divides a n minus 1. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a n minus 1 is congruent to 0 mod p और दोनों साइडों पे करके a n is congruent to 1 mod p. ये हमारे पास गिवन है. अगर p एक प्राइम है और a p को डिवाइड ना कर रहा हो तो एक और कंग्रेस है बाय Fermat-Little theorem that a raised to power p will be congruent to a mod p या a raised to power p minus 1 is congruent to 1 mod p. दो कंग्रेसेस आ गई, एक ये कंग्रेस आ गई और एक ये. एक मैंने कैसे निकाली? इन एजम्पशंस की वजह से कि ये एजम्पशंस एग्जैक्टली वही वाली एजम्पशंस है जो कि Fermat-Little थ्योरम की है. तो अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है Fermat-Little थ्योरम भी सेटिस्फाई होगा. एक कंग्रेस उधर से आ गई और एक ये गिवन है कि p एक ऐसा n एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर है कि p an minus 1 को डिवाइड करता है. तो ये कंग्रेस आ गई. अब मैं अगर पिछली थ्योरम को देखूं तो उसके अंदर ये आ रहा है कि a की पावर अगर कंग्रेंट 1 mod p दे दे, a की एक और पावर भी कंग्रेंट 1 mod p दे दे, तो उन दोनों का जो GCD होगा उसके ऊपर भी a की पावर कंग्रेंट टू 1 mod p देगी. इसका मतलब है कि लेट D is the GCD of n and p minus 1, then a raised to power d is also congruent to 1 mod p. मैंने सिंपली थ्योरम अप्लाई कर दिया. इसका मतलब क्या होगा? दिस मीन्स p डिवाइड्स a raised to power d minus 1. ये a d minus 1 ये इसकी डेफिनेशन है कि इसके डिफरेंस को p को डिवाइड करना चाहिए. अब आप कह रहे हैं कि n एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसको p अगर a raised to power n minus 1 को डिवाइड करता है. इससे n से आप छोटा नहीं जा सकते. d आप कह रहे हैं n और p minus 1 का GCD है. अगर d जो है वो n और p minus 1 का GCD है तो यकीनन वो n से n के मैक्सिमम बराबर हो सकता है या n से छोटा होगा. तो दोनों केसेस को देख लेते हैं. d या तो n के बराबर हो सकता है या n से छोटा होगा. अगर n से छोटा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर n से छोटा होगा तो इसका मतलब है कि आपने n से भी छोटा एक पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ लिया जिधर आप ये कह रहे थे कि n सबसे छोटा होगा कि p a n minus 1 को डिवाइड करेगा. अब आप कह रहे हैं कि नहीं एक और पड़ा हुआ है d सच दैट कि p a raised to power d minus 1 को डिवाइड करता है. ये इस स्मॉलेस्ट की कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि ये स्मॉलेस्ट नहीं है.
लेकिन क्योंकि मैंने चूज किया हुआ कि स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब है कि मेरे पास सिर्फ दूसरी पॉसिबिलिटी बची, एस एन इज स्मॉलेस्ट सच इंटीजर, दिस इंप्लाइज कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि डी एन के बराबर हो जाए। इधर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू n इंटू पी माइनस वन। दो नंबर्स हो, उनका जीसीडी n के बराबर आ जाए, तो हमने एक छोटा सा रिमार्क किया था, इसका मतलब होगा कि n डिवाइड करेगा दूसरे नंबर को। रिमार्क किया था, मैं इधर रिवाइज कर देता हूँ, अगर a और b का जीसीडी a आ जाए तो उसका क्या मतलब है कि a को मैक्सिमम क्या चीज डिवाइड कर सकती थी, a, और b को भी मैक्सिमम a डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज इसका जीसीडी नहीं हो सकता था, तो इसका मतलब है कि a डिवाइड करता है b को। तो ये मैंने रिजल्ट इधर यूज किया कि दो नंबर का जीसीडी निकाला, वो एक नंबर आ गया, तो इसका मतलब है कि पहला दूसरे को डिवाइड कर रहा होगा। ये इधर थ्योरम को कंक्लूड करता है। सो अब बेसिकली अगर आप इस लेवल पे वापस जाएं तो ये रिलेशन बता रहा है, ये कहता है कि ये हमेशा ट्रू होगा, a रेज़ टू पावर p माइनस वन इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड p, हमेशा ट्रू है, क्योंकि फर्मा-लिटिल थ्योरम है। कहता है कि अगर आपको कोई दूसरा इंटीजर मिलता है n जो कि मॉड p है, तो ये n जो है ये p माइनस वन को डिवाइड करेगा इफ n इज द स्मॉलेस्ट। तो जो भी स्मॉलेस्ट ऐसा है, सो p माइनस वन अगर स्मॉलेस्ट है तो अच्छी बात है, इससे छोटा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको इससे छोटा कोई मिलता है तो वो n जो है p माइनस वन जो है उस n का मल्टीपल होगा, या दूसरे लफ्जों में n डिवाइड कर रहा होगा p माइनस वन को। तो ये रिलेशन है a की किसी भी पावर के साथ। सो ओरिजिनल हमारे पास जो कंग्रेंस है वो ये a रेज़ टू पावर समथिंग इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड p। अब इधर हम क्या क्या लगा सकते हैं, फर्मा-लिटिल थ्योरम कहता है कि आप इधर p माइनस वन लगाएं तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ये वाला थ्योरम ये कह रहा है कि इसकी जगह जो भी आप वैल्यू लगाएं, जो सबसे छोटी आपने चूज की है, तो उस छोटी का उसका नाम n रख लिया है, उस n का और इस p माइनस वन जो फर्मा-लिटिल थ्योरम से आ रहा है उसका रिलेशन क्या होगा कि n डिवाइड करेगा p माइनस वन को। ये यहाँ एक मिसप्रिंट है, इट इज n divides p minus 1, so this number is p minus 1, not p of course, क्योंकि p के लिए डिविजिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं फर्मा-लिटिल थ्योरम की जनरलाइजेशन की तरफ, कि हम फर्मा-लिटिल थ्योरम को जनरलाइज किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक नोशन यूज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, आयलर फाई फंक्शन। सो आयलर फी फंक्शन, कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं फाई, कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं फी, सो आपको जिस तरीके से भी कन्वीनियंट हो। सो आयलर फाई फंक्शन जो है वो बेसिकली करता है क्या, तो पहले उसको डिफाइन करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और ये हम बहुत जगह यूज करेंगे। इवन कि हमारा जो लास्ट पार्ट है नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस का इस कोर्स का, उसके अंदर भी उसका बहुत ज्यादा यूज है। तो इसको एक दफा समझ लें कि ये कहता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि m इज ग्रेटर देन 1 है, देन phi of m is the count of integers which are less than m and relatively prime to m. So m 1 से बड़ा है, तो मैं पॉजिटिव सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ। इज द काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। सो इज द काउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन m, m से छोटे हो, एंड रिलेटिवली प्राइम टू m। सो जितने भी ऐसे आपको मिलेंगे वो phi ऑफ m है। और अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ये खुद से डिफाइन कर रहे हैं कि phi ऑफ 1 इज 1। मैं चेक करना चाहता हूँ कि phi ऑफ 2 क्या होगा। तो 2 से छोटे ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो पॉजिटिव हो, सिर्फ एक है 1।
और 1 क्या 2 से उसका जीसीडी 1 आता है, रिलेटिवली प्राइम है, यस, इसका मतलब है कि 5f2 का आंसर 1 आ जाएगा। 5f3 का आंसर क्या होगा? 3 से छोटे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? 1 और 2। 1 का जीसीडी 3 के साथ क्या है? 1, इसका मतलब है कि एक ही आ गया। 2 का जीसीडी 3 के साथ क्या है? 1, ये भी आ गया। तो इसका मतलब है कि इनका काउंट जो है कितने थे? ये 2 थे, तो 5f3 2 आ गया। 5f4 क्या होगा? तो 4 से नीचे कितने इंटीजर्स हैं? 1, 2 एंड 3, ये 4 से नीचे है। 1 का जीसीडी 4 के साथ क्या आता है? 2 का जीसीडी 4 के साथ क्या आता है? और 3 का जीसीडी 4 के साथ क्या आता है? 1 का जीसीडी 4 के साथ 1 आता है, 2 का जीसीडी 2 आता है, 3 का जीसीडी 1 आता है। मैंने वो वाले इंटीजर्स का काउंट करना है विच आर लेस देन m एंड रिलेटिवली प्राइम टू m। जो भी मैंने यहाँ m की वैल्यू रखी हुई है उससे कम भी हो और इस m के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, यानी कि उनका जीसीडी 1 हो। तो 1 इसको सेटिस्फाई करता है, 3 इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन 2 सेटिस्फाई नहीं करता है क्योंकि 2 और 4 का जीसीडी 2 आ जाता है। बाकी बचे 2 नंबर्स, तो काउंट कितना है ऐसे नंबर्स का? तो 5f4 2 होगा। 5 क्या होगा? 6 क्या होगा? तो अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1, 2, 3 एंड 4। 1 का 4 से जीसीडी ठीक है, 2 का 5 के साथ जीसीडी 1 है, 3 का 5 के साथ जीसीडी 1 है, 4 का 5 के साथ जीसीडी 1 है, तो काउंट 4 आ गया। 6 है, एक और लिख लेते हैं। 1 का 6 के साथ ठीक है, 2 का 6 के साथ जीसीडी क्या आता है? 2 डिवाइड करता है 6 को, तो 2 और 6 का जीसीडी 2 आ जाएगा, ये नंबर मुझे नहीं चाहिए। 3 का 6 के साथ जीसीडी क्या है? 3 और 6 का जीसीडी 3 है, ये भी नहीं चाहिए। 4 का 6 के साथ जीसीडी 2 आता है, 2 2 is 4 एंड 2 3 is 6, ये भी नहीं चाहिए। 5 का 6 के साथ जीसीडी 1 है, 1 का 6 के साथ जीसीडी 1 है। काउंट कितना बचा ऐसे नंबर्स का जो कि 6 से कम हो, पॉजिटिव हो और रिलेटिवली प्राइम हो? 6 के सिर्फ 2 बचे हैं, तो इसका मतलब है कि 5f6 भी 2 आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स आपके सामने की इस फंक्शन को कंसिडर करने के लिए, इसको समझाने के लिए कि आप किस तरीके से इसको लिखेंगे। अब मैथमेटिकली इसकी नोशन क्या होगी? अब मैं मैथमेटिकली लिखता हूँ 5f(m) is the count of which set? काउंट ऑफ दिस सेट, कि मैं सारे के सारे ऐसे इंटीजर्स चूज करूंगा विच आर लेस देन m, n शुड बी पॉजिटिव एंड n एंड m का जो जीसीडी है वो 1 होना चाहिए। तो मैं m को कंसिडर करके ये सब सेट को लिख लूंगा और सेट लिखने के बाद उसका काउंट करूंगा, उस काउंट के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिख दूंगा। तो जब मैंने से 5f6 निकाला तो मुझे काउंट चाहिए था किस सेट का? जो 6 से कम हो, पॉजिटिव हो और उनका जीसीडी भी 6 के साथ 1 आ रहा हो। तो वो मेरे पास सेट में एलिमेंट्स आए सिर्फ 1 और 5। तो 1 और 5 का काउंट कितना है? 2। कितने एलिमेंट्स? काउंट का मतलब कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, दिस मींस के 5f6 इज 2। तो ये है हमारे पास आयलर 5 फंक्शन। एक छोटा सा रिमार्क, अगर ये क्लियर है तो हम लिख सकते हैं इफ p is a prime number then what is Euler 5 function of p? p एक प्राइम नंबर है तो उससे पहले पॉजिटिव नंबर्स कितने पड़े हुए हैं? 1, 2 अप टू p-1 तक। ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ऑफ कोर्स 1 से शुरू हो रहे हैं और p-1 तक जा रहे हैं। क्या इनमें से हर एक का जो जीसीडी है वो p के साथ क्या आएगा? तो अगर मैं इधर से x चूज कर लूं इस सेट से, तो x और p का जीसीडी क्या होगा? वो 1 होगा। वो इस वजह से कि p एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो अपने अलावा किसी के साथ जीसीडी नॉन 1 नहीं दे सकता, क्योंकि प्राइम का कोई भी डिवाइजर नहीं है। तो अगर आपके पास इधर इनमें से किसी एक नंबर का p के साथ जीसीडी 1 के अलावा कुछ आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि p के अंदर, उस नंबर के अंदर वो चीज कॉमन है। इसका मतलब है कि वो वाला नंबर p को भी डिवाइड कर रहा है। p को कोई चीज डिवाइड नहीं कर सकती स्वाय अपने और स्वाय 1 के। तो p इसलिए नहीं आ सकता कि दूसरा नंबर ही p से कम लिखा हुआ है। x की वैल्यू मैंने p-1 तक ली है, तो p-1 का डिवाइजर p नहीं हो सकता। डिवाइजर हमेशा छोटे होते हैं। तो अगर आपने यहाँ p-1 लिखा हुआ है
मैं ये नहीं कह सकता कि 3 का डिवाइजर 6 है। 3 के डिवाइजर जितने भी पड़े होंगे 3 से कम होंगे, 6 के डिवाइजर जितने भी पड़े होंगे 6 से कम होंगे। तो अगर यहाँ p-1 तक मैक्सिमम रेंज है तो इसके डिवाइजर इससे पीछे पड़े हुए हैं, इधर p पड़ा हुआ है। तो इसके जो डिवाइजर्स थे p के साथ, उनकी दो पॉसिबिलिटीज थी, 1 या p खत्म होगी क्योंकि डिवाइजर्स पीछे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बच रही है कि इसका जीसीडी इसके साथ 1 आ जाए। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सारे के सारे नंबर्स लेस देन p हैं, पॉजिटिव हैं, और सबका जीसीडी p के साथ 1 आ रहा है। इनका काउंट कितना होगा? 1 से शुरू हो रहे हैं, p-1 तक जा रहे हैं। इसका मतलब है p-1। ये 1 से लेके p-1 तक टोटल कितने इंटीजर पड़े हुए हैं? एग्जैक्टली p-1, क्योंकि 1 से स्टार्ट शुरू हो रहा है। तो अब मैं कह सकता हूं कि 5 should be 4, 5 of 7 should be 6, 5 of 11 should be 10। लेकिन मैं ये 6 के बारे में नहीं कह सकता कि 6 का आंसर 5 आएगा। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स के बारे में इस फंक्शन को जनरल फार्मूला देना बड़ा आसान है कि प्राइम नंबर्स के ऊपर ये किस तरीके से बिहेव करेगा। अब कुछ एक दो नोशंस और देखते हैं और फिर इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट नोशन मेरी है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की। तो अगर आपको याद हो तो एक हमने पहले बनाया था कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम अंडर सम मॉडुलो m। तो अगर हमारे पास एक मॉडुलो गिवन है तो कंप्लीट का मतलब यह है कि एक ऐसा रेजिड्यू सिस्टम बना लें कि हर नंबर उसमें से किसी एक के कंग्रेंट हो। ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम था। अब रिड्यूस क्या है, जरा एक दफा इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट m बी ए पॉजिटिव integer. A reduced residue system modulo m is a set of integers such that every number which is relatively prime to m. तो ये एक नई कंडीशन डाल दी है, which is relatively prime to m is congruent modulo m to a unique element of the set. Complete residue system के लिए क्या था? एक मॉडुलो कंसिडर करें और हमने जितनी पॉसिबिलिटीज उस मॉडुलो के साथ आ सकती हैं वो सारी की सारी काउंट करनी है। अब जब मैं रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम कह रहा हूं तो इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ उन पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करना है जो कि m के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो अब मैंने सारी नहीं कंसिडर करना। हो सकता है कि कुछ पॉसिबिलिटीज m के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, कुछ ना हो। तो कंप्लीट और रिड्यूस में डिफरेंस क्या है? कंप्लीट में जितनी पॉसिबिलिटीज m के साथ वो सारी कंसिडर करनी है, और रिड्यूस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो m के साथ रिलेटिवली प्राइम है वो कंसिडर करनी है। तो मुझे उसके लिए एक सिस्टम चाहिए कि हर एक जो है उसमें से किसी एक कंग्रेंट आ जाए। पहले मैं कंपोजिट नंबर की एग्जांपल कंसिडर करता हूं। मैं m की वैल्यू रख लेता हूं 6। दो ऑप्शन पूछता हूं, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होना चाहिए और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम क्या होना चाहिए। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का मतलब एक ऐसा सेट कि 6 के साथ अगर आप मॉडुलो लें तो जो रिमाइंडर्स की सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं सारी होनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम क्या करता है? रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के अंदर आपके पास वो नंबर्स जो कि इस m के साथ रिलेटिवली प्राइम है सिर्फ वो आएंगे। 0 और 6 वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि 0 का मतलब है 6 के डिवाइजर्स जिनको 6 पूरे का पूरा डिवाइड कर रहा है, जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो तो मुझे नहीं चाहिए। जिनका रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 और 6 का जीसीडी 1 नहीं है, 3 और 6 का जीसीडी 1 नहीं है, 4 और 6 का जीसीडी 1 नहीं है, तो सिर्फ 1 और 5 आ रहा है। तो मेरे पास इसका मतलब है कि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम के अंदर दो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो वाले जिनको 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है, ये वो सारे नंबर होंगे जो 6 के साथ जीसीडी 1 रखेंगे, और वो नंबर्स जिनको 6 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 आता है, ये दो नंबर्स मेरे पास रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम बनाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर चूज करता हूं 7 और दूसरा नंबर चूज करता हूं से 23। सो क्या ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है? 7 किसके कंग्रेंट आ रहा है? 1 के। 7 और 6 का जीसीडी 1। 23 किसके कंग्रेंट आ रहा है? 23 और 6 का जीसीडी 1 आएगा। तो 6 3 are 18, बाकी बचा 5, तो 1 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों रेजिड्यू सिस्टम सेम लिखे हुए हैं और ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम्स है।
यानी कि वो सारे के सारे इंटीजर्स जो मेरे गिवन नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, मैं सिर्फ उनको कंसिडर करूंगा। और रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम के अंदर कोई पॉसिबिलिटी मिस भी नहीं होनी चाहिए। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 6 के साथ उन नंबर्स के रिलेटिवली प्राइम होने की, वो सारी की सारी होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ 1 जो है वो इसका रेसिड्यू सिस्टम है, रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम है, नो, क्योंकि मैंने एक पॉसिबिलिटी मिस कर दी 5 वाली। अब कंसिडर करते हैं एक अपनी क्लैरिटी के लिए कि इफ m इज अ प्राइम नंबर देन व्हाट विल हैपन। प्राइम नंबर का कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम क्या होगा? 0 से शुरू होगा और p-1 तक चलेगा। इसका रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम क्या होगा? वो सारे के सारे इंटीजर्स जो p के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, 1 होगा, 2 होगा, अप टू p-1। तो प्राइम के लिए सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में और रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम में 0 का फर्क होगा, क्योंकि ये सारी की सारी ऑप्शंस आ गई। ये वो वाले नंबर्स थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे p के मल्टीपल्स को। p का मल्टीपल जो है वो p के साथ जो है वो GCD 1 नहीं देगा बल्कि p देगा। p और 2p का GCD p आ जाएगा। तो हमें रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम में ऐसा कोई नंबर नहीं चाहिए जिसका GCD 1 के अलावा आ जाए, तो उसको भी निकाल दिया। बाकी सबका GCD 1 ही आएगा। अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर शो किया है कि ये सारे के सारे नंबर्स p से कम पड़े हुए हैं, कोई भी p का डिवाइजर नहीं हो सकता, इसलिए इनका और p का GCD 1 रहेगा, तो इसलिए इसका रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम भी होगा। अब हम एक रिजल्ट करना चाहते हैं जो कि हम फर्दर यूज करेंगे रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम को समझने के लिए। तो ये हमने इंटेंशनली कुछ थोड़ा सा इसको छोड़ दिया था, अब हम इसको रिविजिट करते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टीज थी कंग्रेंसेस की, उससे रिलेटेड है कि अगर मेरे पास एक कंग्रेंस के दोनों साइडों पे एक ही चीज मल्टीप्लाई हुई है, सी ए इज कंग्रेंट टू सी बी मॉड एम, तो मैं इस सी को खत्म कर सकता हूं। तो पहले अगर आप शुरू के देखें तो हमारे पास उल्टा था इसके कि इफ ए इज कंग्रेंट टू बी मॉड एम, तो सी में अपनी मर्जी से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कंग्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसी की वैसी आ जाएगी, मॉड एम वैसे का वैसी रहेगा। तो ये इस साइड के ऊपर था कि अगर ए कंग्रेंट टू बी मॉड एम गिवन है तो एक मल्टीपल को दोनों साइडों के ऊपर किया जा सकता है। अब ये रिवर्स हो रहा है कि इफ सी इज कंग्रेंट टू सी बी मॉड एम और मैं सी को खत्म करना चाह रहा हूं, तो फिर मॉडुलस क्या बनेगा? तो वो कहता है कि मॉडुलस ये बनेगा कि m रिड्यूस हो जाएगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा c जो उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूं और m के GCD के साथ। तो देखें इसका प्रूफ देखें, मैं इसका कोई नाम रख लेता हूं, लेट d is the GCD of c and m and we are given with CA is congruent to CB mod M। इसका मतलब क्या होगा? M divides CA minus CB. This implies there should exist an integer k such that CA minus CB is equal to M into k, या मैं इसमें से C को कॉमन ले लूँ तो it is A minus B into M into k। D जो है वो GCD है C और M का, इसका मतलब है D डिवाइजर है C का भी और D डिवाइजर है M का भी, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। मैं दोनों साइडों के ऊपर D से डिवाइड कर देता हूँ, C by D इंटू A माइनस B, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो मैं किसी एक के साथ कंसिडर कर लिया, और M by D इंटू K। ये एक इंटीजर है, क्वेश्चन ये है, और ये जो इस साइड पे लिखा हुआ है C by D, ये क्या एक इंटीजर है? बिकॉज D was a common multiple of C and M, so D should divide both numbers C and M. So if D divides C, then C by D should be an integer and M by D should be an integer. So इस साइड के ऊपर एक इंटीजर मल्टीपल है इन दो नंबर्स का, इसका मतलब ये होगा कि M by D should divide C by D into A minus B। अब हमारे पास एक रिजल्ट था छोटा सा कि अगर A डिवाइड कर रहा है BC को, मैं इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखता हूं, और ये गिवन है कि A का GCD B के साथ 1 है, तो A को C को डिवाइड करना पड़ेगा। अब इधर भी यही कंडीशन बन रही है, और एक और फर्दर रिजल्ट बल्कि हम दो रिजल्ट्स को कंबाइन यूज करेंगे। अगर A और B का GCD D हो तो A by D
और b बाई डी का जीसीडी 1 होगा। यानी कि जो भी जीसीडी आ रहा है उसको अगर निकाल दिया जाए तो जो बाकी दो नंबर्स बचेंगे वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। m और c का जीसीडी d था, मैंने m में से भी d निकाल दिया, c में से भी d निकाल दिया, तो m बाई डी और c बाई डी का जीसीडी क्या होगा 1। अब ये नंबर डिवाइड कर रहा है इस दोनों को, इनमें से ये इसके साथ इसका जीसीडी 1 है, ये वाला रिजल्ट। इनमें से अगर a के साथ जीसीडी 1 है, इसका मतलब है कि यकीनी तौर पे m बाई डी डिवाइड करेगा a माइनस b को। इसको कांग्रेंस में लिख ले, a शुड बी कांग्रेंट टू b मॉड m बाई d, और d की जो वैल्यू आपने यहाँ रखी है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। दिस इंप्लाइज दैट a शुड बी कांग्रेंट टू b मॉड m ओवर c और m का जीसीडी। इधर हम अपना ये कंक्लूड करते हैं। सो इस तरीके से हम कांग्रेंसेस को, कॉमन फैक्टर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट मॉडुलस पे भी आएगा। तो मॉडुलस पे जो इफेक्ट आएगा वो ये लिखा हुआ है कि मुझे c और m का जीसीडी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा मॉडुलस को, तो तब ये ठीक होगा। अब इसको हम फर्दर यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम्स को कैलकुलेट करने के लिए, कि उससे हम क्या क्या प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं अबाउट प्राइम नंबर्स और अबाउट द जनरलाइजेशन ऑफ फर्मास लिटिल थ्योरम। सो जस्ट रिव्यू द लेक्चर 11। हमने सबसे पहले जो लेक्चर 10 जिधर कंक्लूड किया था उसके अंदर हमने आयलर्स क्राइटेरिया किया था। आयलर क्राइटेरिया क्या था? कांग्रेस के सॉल्यूशंस थे क्वाड्रेटिक कांग्रेसेस के, और फिर हमने उसका एक रिजल्ट देखा छोटा सा कि अगर -1 मॉड पी के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं तो -1 मॉड पी के रिजल्ट्स किस तरीके से होंगे। फिर हमने फर्मास लिटिल थ्योरम को प्रूव किया पीछे वाली सारे रिजल्ट्स को यूज करके, जिसके अंदर से मेन जो था वो आयलर्स क्राइटेरिया था। सो आयलर क्राइटेरिया के अंदर दो पॉसिबिलिटीज थी, या उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इन आइदर केस वी गेट दैट द कांग्रेंस a raised to p minus 1 should be congruent to 1 mod p। सो ये फर्मास लिटिल थ्योरम आ गया। फिर हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी फर्मा लिटिल थ्योरम की कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। एक हिस्टोरिक नोट था कि अगर पर्टिकुलर a is equal to 2 कंसिडर करें तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं, किस तरीके से फर्मा ने उसको इनिशिएट किया और फिर जनरलाइज किया इन द फॉर्म ऑफ दिस फर्मा लिटिल थ्योरम। फिर हमने दो नई नोशंस इंट्रोड्यूस किए हैं। आयलर 5 फंक्शन जो कि काउंट करता है उन सारे इंटीजर्स को जो कि एक खास नंबर से पीछे पड़े हों, पॉजिटिव हो और उस नंबर से रिलेटिवली प्राइम हो। और फिर हमने रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम बनाया और एक छोटा सा रिजल्ट की रिवीजन की जो कि कांग्रेस से रिलेटेड था। Thank you very much for the lecture number 11.